अकबर अल्लाहु अकबर। हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक ही विधान। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये यूसीसी का विरोध नहीं है, ये बीबीसी का विरोध है। बीबीसी मतलब भड़काओ भाईजान कमेटी। तो हाँ, जो भड़काने का काम करेगा उसका विरोध हम हिंदुस्तानी करेंगे। अच्छा, महिलाओं को हाँ, भड़काइए, हम विरोध करेंगे। महिलाओं को की बात करिए, मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। आप पहले उस अलगाववाद को कंडेम करिए, बोलिए कि ये गलत है, खंडन करिए उनके बयान का। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या देश में समान नागरिक कानून लागू करने का वक्त यानी टाइम आ गया है? क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने भी हर नागरिक को एक समान अधिकार दिया है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। फिर नागरिक कानून के मामले को अलग अलग धर्मों के चश्मे से क्यों देखा जाता है? हालांकि समान नागरिक कानून की चर्चा शुरू होते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का बड़ा मोर्चा खोल दिया। इसे अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी करते हुए केंद्र सरकार से अपील की कि यूसीसी पर कोई कदम उठाया ना जाए, क्योंकि मुसलमान इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल की सरकार समान नागरिक कानून के पक्ष में सीधा संदेश दे चुकी है। सवाल है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये कह चुके हैं कि समान नागरिक कानून आवश्यक है, जरूरी है, तो फिर कुछ लोग विरोध का झंडा धर्म के नाम पर क्यों बुलंद कर रहे हैं? आज इसी सवाल पर जनता के बीच एक युवा संवाद होगा, बड़ा संवाद होगा। हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक ही विधान। क्या देश में समान नागरिक कानून लागू करने का वक्त आ गया है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि बीते कुछ सालों में जो घटनाक्रम हुए हैं उन्हें देखकर समान नागरिक कानून की जरूरत महसूस हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की मांग हो तो एक वर्ग उसके विरोध में उतर आता है। देश के किसी इलाके में किसी वर्ग की आबादी बढ़ जाए तो छुट्टी का दिन शुक्रवार कर दिया जाता है। प्रार्थना में हाथ जोड़ने पर बैन लगा दिया जाता है। स्कूलों में ड्रेस कोड के सम्मान की बात हो तो हिजाब वाला विवाद खड़ा कर दिया जाता है। सिर तन से जुदा की धमकियां दी जाती हैं। सिर तन से जुदा कर भी दिया जाता है। मां काली, शिव पार्वती, हनुमान सबका खुला अपमान हो तो उम्मीद होती है कि सिर्फ माफी ही काफी होनी चाहिए। लेकिन नूपुर शर्मा के सिर इनाम का ऐलान किया जाता है। इस सदन में हम इसका विरोध करेंगे। बगैर चर्चा के कोई भी बिल पास नहीं होगा। जनता के मुद्दों से भागने के लिए इस तरीके के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के लेके आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के हित में नहीं है, देश के तमाम समुदायों के हित में नहीं है, इसलिए इस तरह का कोई फैसला करना गलत होगा। जब देश एक, संविधान एक, झंडा एक, तो सबके लिए कानून क्यों नहीं? क्यों समान कानून पर डर की दुकान में सियासी पकवान बनने लगते हैं? समय समय पे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है तो समाज की ज़रूरतों को देखते हुए हमको कई चीज़ें, नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, कई पुरानी चीज़ें को और सुधार करना पड़ता है। देश के संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक का एक समान अधिकार है। खुद डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है। तो क्या अब वाकई इसका वक्त आ गया है? व्यूअर्स, आज की जो ये चर्चा है, आज का जो ये संवाद है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपसे भी मुखातिब हो रहा हूं और करोड़ों अपने व्यूअर्स के साथ भी मुखातिब हो रहा हूं। यूसीसी यानी
यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्यों जरूरी है? क्या इसको लाने का वक्त अब आ गया है? ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। आज इन्हीं सवालों के साथ मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, जो कि प्रवक्ता है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, एमपीसीआई के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ सुबुही खान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और वकील भी है पेशे से, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और आपका भी अभिनंदन है इस देश के युवाओं का, तो आपके लिए भी जोरदार तालियां। मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले 4 व्यूज लेना चाहता हूं आप लोगों के, कि आप लोग अपना एक एक करके हाथ खड़ा करें और आपको लगता है कि क्या इस देश के अंदर हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक विधान होना चाहिए, हाँ या ना? एक एक करके अपनी बात को रखें। मैडम पहले आप। मुझे लगता है एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या मुसलमान, हम इन देश भारत में रहते हैं। भारतीय नागरिकता क्या है? भारतीय। तो एक कानून होना चाहिए सब। हिंदू या मुसलमान, कानून जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, आपको लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि संविधान सबके लिए एक होना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, सबका एक ही कानून रहेगा तो हमारा देश एक परंपरा, एक जाति प्रथा से उठकर हम सोच सकेंगे और एक साथ हम चल सकेंगे। जी जी जी, आपको क्या लगता है? सर, हमारा कहना यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा ये बना रहना चाहिए, और जो हमें बीच में तोड़ने की कोशिश कर रहा है सर, तो ये भाईचारा बढ़ाने के लिए तो एक विधान लेके आया जा रहा है। जी जी जी, हम इससे सहमत हैं जी, हम इससे सहमत हैं कि हर किसी के लिए सहमति का है ये, इसका हम सम्मान करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। आप भी सहमत हैं? मैं कह रहा हूँ हिंदू जो मुसलमान, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम भी कह रहे हैं कल को ऐसा काम ना हो, ये जो पार्टी कर रही है बहुत गलत कर रही है। ये जो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, ये मैडम हमें बताएंगे, जो बीजेपी हिंदू मुसलमान अलग अलग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत। पर ये तो हिंदू मुसलमान के लिए एक कानून लेके आ रहे हैं, अलग अलग अभी है। 2014 से पहले हम भी हिंदू मुसलमान रहते थे, अब कैसे हो रहा है? ये पॉइंट आपका है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। 2014 से पहले 370 भी थी इस देश के अंदर। 2014 से पहले सब कुछ था इस देश के अंदर, लेकिन 2014 के बाद समाप्त क्यों हो रही है ये चीजें? मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं और शुरुआत शादाब चौहान आपसे करता हूं 50 सेकंड के अंदर। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से शुरू हो रहा है, या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की अब जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर भारत, जिसके लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उससे एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, जिसमें मुसलमानों और तमाम लोगों पर, दलितों पर अत्याचार किया जाए। दूसरी चीज ये है, कैसे समझाइएगा? हाँ, मैं बता रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी हमारा कल्चर नहीं है, और यहां मुसलमानों के ही लॉज नहीं है, दलित भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं, आदिवासी भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं। दूसरी चीज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट, जो हिंदू फैमिली ज्वाइंट फैमिली बिजनेस करती है उसको टैक्स रिबेट मिलता है, क्या उसको खत्म कर देंगे? क्या दलितों से और ओबीसी से उनका रिजर्वेशन खत्म करके कोई यूनिफॉर्म खड़ा कर देंगे? दूसरी, हमारे यहां अगर कोई अपराध करता है, क्रिमिनल में सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ है, लेकिन सिविल में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा? अभी मैडम ने कहा कि एक भारत है तो एक कानून होना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो सबके लिए बराबर का कानून है, कि शादी आप कैसे करेंगी और मैं कैसे करूंगा, ये मेरा पर्सनल राइट है, या आपको चुनने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आर्टिकल 14 की बात की जाती है राइट टू इक्वलिटी की, अगर राइट टू इक्वलिटी आएगा तो यहां आज भी भारत के संविधान में मुसलमान को दलित नहीं माना जाता, ईसाई को दलित नहीं माना जाता। उस जो बदलाव है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ कितने लोग आवाज उठाएंगे? आपके कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आप कहते हैं कि देश सेक्युलर होना चाहिए, कानून धर्म के हिसाब से होने चाहिए। सुबुही खान, मैं आपके पास आता चाहता हूं, मैं फिर उसके बाद पॉलिटिकल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बतौर वक्ता, यानी आप एडवोकेट है, बतौर अधिवक्ता, क्या आपको लगता है कि इस देश में एक विधान जरूरत नहीं है और ये कॉम्युनल एजेंडा है मोदी गवर्नमेंट का, शहजाद पूनावाला की पार्टी का? जी जी अमीश, देखिए, हर देश में कॉमन सिविल कोड होता है, हर देश में कॉमन क्रिमिनल लॉ होती है। भारत में एक अलग अलग रिलीजन्स या पंथ के आधार पर अलग अलग कानून चलने के कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। शादाब भाई ने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ बातें बोली, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉज में परिवर्तन, और सिविल लॉज में हमारी गार्जियनशिप एंड कस्टडी के मैटर्स आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं, ज़मीन जायदाद या विरासत के मसले आते हैं।
लेकिन ये सिर्फ एक सिविल लॉ पर खत्म नहीं हो जाता है। आज हमारे देश में अलग अलग रिलीजन की अलग अलग सिविल लॉज चल रही हैं, उसके कारण कितने अपराध जन्म लेते हैं। अमीश, मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते आपको सिर्फ 4 उदाहरण देना चाहती हूँ। हैदराबाद में आज भी अरब से आके 80-80 साल के शेख 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं मिस्यार मैरिज के नाम पर। हमारे देश की क्रिमिनल एक्ट पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, दुष्कर्म करते हैं माइनर बच्चियों के साथ। ट्रिपल तलाक आप दे देते थे, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं। हलाला आप करते हैं, आप एक कमोडिटी की तरह मुसलमान महिला को आपस में एक्सचेंज करते हैं पुरुष। आप रेप करते हैं एक महिला का उसकी छत के नीचे अपनी पर्सनल लॉस के नाम पर। वक्फ एक्ट चल रही है अमीश, देश की लाखों प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पर वक्फ माफिया अपने कब्जे में करे हुए, जो मुसलमान टाइम लिमिट को फॉलो करिए। देखिए फिर उसके बाद मुझे आखिर में सरकार के पास आना पड़ेगा, सरकार के नुमाइंदे के पास, यानी रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे के पास रिएक्शन लेने के लिए। तस्लीम रहमानी, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर भारत में आएगा तो तकलीफ क्या है? क्योंकि कुछ नेता तो ये कह रहे हैं रमजान के महीने में ही सब कुछ करना है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, मैं नेताओं की बात पे तो नहीं जाता, आपको लेकिन नेता यूनिफॉर्म से, हाँ मैं हूं, लेकिन मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो झूठ और सच को एक साथ मिला देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस इस देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की में ही हुई थी उसी वक्त 1946 में, और बहुत ही तवील बहस हुई थी, 3-4 दिन कंटिन्यूअस हुई थी, और नेहरू और अंबेडकर के बीच बहुत बड़े इख्तलाफ थे, और उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल एक्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था। और बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने क्या कहा था? मैंने कहा कि नेहरू और बाबा साहब के बीच बहस हुई थी, तो जो कहा था आपने कोट कर दिया है। जो उस वक्त गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत इसीलिए आई कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट किया था, मेन उसमें जो फंडामेंटल राइट्स में लाने को रिजेक्ट किया था, और गाइडिंग प्रिंसिपल कि स्टेट को, और स्टेट का मतलब सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइजरी थी कि वो एक कोशिश करे कि देश के तमाम लोग इस किस्म के एक कोड को कबूल करने पर आबादा हो जाए, इसकी कोशिश की जाती रहे। अब पिछले 75 साल में वो कोशिश कितनी की गई है, ये जवाब सरकारों को देना चाहिए। कम से कम 12 मरतबा की गई है। आपको क्या लगता है 75 साल में कोशिश की गई है? मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है की गई है? ईमानदाराना कोई कोशिश नहीं की गई है, कोई कोशिश मैं नहीं वही की बात गई कह है। रहा हूं। आपने बोला कि आपने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट, आपकी बात को कोट करूं मैं, आपको 10 सेकंड टोक रहा हूं। आपने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बाबा साहब और पंडित नेहरू में विरोधाभास था इस पूरे विषय को लेकर। बाबा साहब फेवर में थे कॉमन सिविल कोड के, आपने बोला ना, और लेकिन पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पार्लियामेंट ने तो सेकुलरिज्म शब्द भी नहीं डाला था संविधान के अंदर। लेकिन 1975 में जब पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी की रिजीम में जेल में बंद था, सेकुलरिज्म शब्द उसी पार्लियामेंट में डाल दिया गया। उस सेकुलरिज्म का बखान करके अब आप कॉमन सिविल कोड नहीं लागू करना चाहते? मैंने तो नहीं कहा, बिल्कुल यही है, मुंह में जबान ये देश सेकुलर है, कॉमन सिविल कोड कहां से आएगा? आप मेरी बात को डेविएट कर रहे हैं। मैं डेविएट नहीं कर रहा, आई एम ऑन द पॉइंट। और या तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कर लीजिए बहस, या सेकुलरिज्म पे कर लीजिए, आप तय कर लीजिए आपको किस पे करना है। दोनों मैंने सेकुलरिज्म देश सेकुलर भी रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं रखना। नहीं, आपकी सरकार है, आप चाहिए सेकुलरिज्म को भी हटा दीजिए। नहीं, सरकार देश की नहीं है, सरकार इनकी है, सरकार इन्होंने बनाई है, सरकार इस देश की है भाई। वो नहीं हटा पाएंगे ना, जो जिनके हाथों में इख्तियार दिया है वो हटाएंगे। नहीं हटा सकते हैं, 2024 में मौका मिलेगा, हटा दे। ठीक है, हटा दे। कोशिश तो आपने भी करी 2019 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट को डेविएट करना चाहते हैं क्या? यूसीसी को आज भी हम ये कहते हैं कि हुकूमतें ड्राफ्ट लेकर आई, ब्लूप्रिंट लेकर आई, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उसके बाद ये बहस होनी चाहिए कि इस ड्राफ्ट में हम कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें क्या बहस होगी। ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड का जो लेटर आया है, ठीक है, मैं उसे अप्रूव नहीं करता, मैं उसकी मुखालफत करता हूं। हमें मुसलमानों का ये इशू नहीं है, यूसीसी पूरे मुसलमानों का ही इशू बना दिया गया है। अभी जो सुबह ही बात कर रही है, बड़े सारे सवाल है। एक सेकंड, अब आपको मौका देना पड़ेगा। सुबह इट इज हिज टर्न। मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं, ये सब कुछ रमजान के महीने में क्यों हो रहा है? सबके मन में एक सवाल उभर रहा है, और क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार आ रहा है, और ये देश सेकुलर है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। ठीक, देखिए पहले तो मैं चाहूँगा कि यूनिफॉर्म डिबेट कोड हो जाए, क्योंकि मैंने सबकी बात सुनी है, तो मेरी भी बात सुनी जाए उसी तरीके से। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या रमज़ान के महीने में क्यों आ रहा है।
ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक वक्ता ने कहा दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ड्राफ्ट देखा नहीं है परंतु मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। बच्चा पैदा हुआ नहीं उससे पहले ये मुंडन करवाना शुरू हो गए। ये कैसी कंपनी है? बच्चा देखा नहीं उसका मुंडन शुरू हो गया। अभी तो इन्होंने कहा ना कि ड्राफ्ट ले आओ फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है, और तो ड्राफ्ट देखा नहीं है तो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया भाई? दूसरी बात, अच्छा है कि एक वक्ता ने कम से कम मान लिया कि बाबा साहेब आंबेडकर इसके पक्ष में थे, और केवल बाबा साहेब आंबेडकर नहीं, के.एम. मुंशी भी इसके पक्ष में थे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता इसके पक्ष में थे। गोवा में तो ये लागू है 1962 से। तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी एंटी मुस्लिम थी, एंटी दलित थी, एंटी सेकुलर थी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन थी? ये बता दे पहले, क्योंकि कांग्रेस को कभी गले लगाना, कभी तलाक देना ये इनका पुराना रिवाज है। तो एक बार बता दे कि एंटी दलित थी। तीसरी बात, आजकल नाराज है, कल चिपक जाएंगे फिर से, फिर नाराज हो जाएंगे, ये तो चलता रहता है इनका। ये तीसरी बात मैं इनसे पूछूं, आपने कहा रमजान के महीने में, भाई मुझे एक बात मैंने कई ऐसे बुद्धिजीवी है जो इसको रमजान से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं रमजान में बुलडोजर भी चल रहा है, रमजान में यूसीसी की भी बात हो रही है। रमजान महीना सबसे पवित्र, पाक और सत्य का महीना माना जाता है। तो अगर पवित्र, पाक और सत्य की बातें की जाए, और संविधान में जो है आर्टिकल 44 में यह है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा है कि 70 वर्ष से नहीं आए, डेड लेटर बन चुका है, इसको लागू करिए जल्दी से जल्दी। 11 हाईकोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि ये राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को और मजबूत करेगा। तो मुझे तो लगता है इससे सत्य और पाक बात हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है रमजान से बेहतर महीना हो नहीं सकता इसके लिए। तो रमजान में आए या कहीं पर भी आए, परंतु सवाल में आपकी 3 सरकारों ने तो बैकडोर से काम शुरू, बैकडोर के मतलब फ्रंट डोर से काम शुरू किया। बैकडोर से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए अमित जी, मेरी बात सुनिए। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म लाउड स्पीकर कोड हो, यूनिफॉर्म बुलडोजर कोड हो, ये सारे काम आगे के दरवाजे से ही होते हैं, कोई पीछे के दरवाजे कोई काम हम नहीं करते। पर दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वैसे तो इनकी मंडली जो है, इनका इकोसिस्टम, ये नहीं, इनका इकोसिस्टम कहता है महिला, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पर जब महिलाओं की बात आती है तो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक 3 तलाक का कानून, इन्होंने कहा ड्राफ्ट दिखाओ। 3 तलाक का कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर भी इसका विरोध किया। सीए का ड्राफ्ट देखा, फिर भी उसका विरोध किया। और जो चीज का ड्राफ्ट नहीं है उसको कहते हैं एंटी मुस्लिम है। ये कैसी मंडली है? इनको ड्राफ्ट दिखाओ तो विरोध, ड्राफ्ट ना दिखाओ तो विरोध। तो इसलिए मैं कहता हूं ये यूसीसी का विरोध नहीं है, ये बीबीसी का विरोध है। बीबीसी मतलब भड़काओ भाईजान कमेटी। ये भड़काओ भाईजान कमेटी है जो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, शादाब इस पर इनको बोलिए 3 तलाक का समर्थन करते हैं क्या? कानून का समर्थन करते हैं? पहले पूछ। इन्होंने कहा कि ये भड़काऊ भाईजान विरोध कमेटी है, तो हाँ, जो भड़काने का काम करेगा उसका विरोध हम हिंदुस्तानी करेंगे। अच्छा, महिलाओं को भड़काइए, हम विरोध करेंगे। आप दंगे की बात करिए, हम मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। महिलाओं को की बात करिए, मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। आपका महिलाओं को अधिकार मिले, तलाक पर भड़क जाते हैं। ये कैसी मंडली है कि महिलाओं को अधिकार मिले तो भड़क जाते क्यों रहे हो? शायद ये भड़क क्यों जाते हैं महिलाओं को अधिकार मिले? अब पता चला कौन कितना इंटॉलरेंट है। अब आप पता चल रहा है तो महिलाओं के अधिकार में थे, अधिकार के लिए खड़े होते थे। आप क्यों भड़क जाते हो भाई? सुन लीजिए, हाँ, जो बात कहीं सुबूही ने कहीं कि हलाला होता है, पहली बात तो कोई ऐसा कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर महिला पर तो सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। इनका बात अगर हिंदू महिला पर कोई अत्याचार करे या मुस्लिम महिला पर अत्याचार करे, वो दोनों के लिए कानून है और कोई भी बलात्कारी ना बच सकता है। अगर कोई बचाने का प्रयास करता है तो कुलदीप सेंगर को बचाने वाले कौन भारतीय जनता पार्टी थी, सब जानते हैं। शदाब, एक छोटा सा संवाद आपके साथ मैं करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है, ये लोग भी सुनना चाहेंगे। बाबा साहब के समर्थन में आप, हाँ या ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं। जो गलत है, सही है। कल तक तो बाबा साहब की बात करते, मैंने बोला बाबा साहब के समर्थन, बाबा साहब को आप पसंद करते हो, उनके संविधान के, उन्होंने संविधान में बाबा साहब जो आप तो हर दूसरी डिबेट में मुझे बोलते हैं बाबा साहब ने ये कहा, जो बाबा साहब ने कहा आप उसको लागू नहीं करना चाहते। नहीं, दो कैसा सम्मान है? सुनिए, किसी भी व्यक्ति की, चाहे को दुनिया में जितने भी लोग आजाद हिंदुस्तान में आए, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, नेहरू जी हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, अगर उन्होंने कोई गलती उनके जीवन में हुई, इसको मैं कैसे स्वीकार करूं? उन्होंने मुसलमानों को अंबेडकर की गलती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूं, को रिजर्वेशन से भीमराव अंबेडकर की गलती थी, अंबेडकर जी ने विरोध नहीं किया, अंबेडकर जी ने विरोध नहीं किया। दिस एक्सपोजेस यू, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति होगा, बाकी उन्होंने जो आर्टिकल दिए उसके लिए सम्मान। जी, जवाब सुबह का छोटा संक्षेप। अमीश, जिस समय हमारा संविधान की रचना हुई वो उस समय की देश की चुनौतियों को देखते हुए बनाया गया।
आज मैं ये मानती हूं कि संविधान की बहुत सारी चीजें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए, और संविधान खुद अपने अंदर अमेंडमेंट तक की इजाजत देता है। तो लोगों को प्लीज भड़काइए मत। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि मुसलमान बच्चियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, तो रमजान से बेहतर महीना कौन सा हो सकता है? अब तक कितने एजुकेशन दे दिए सरकार ने, और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजुकेशन से क्या लेना देना? इसमें जवाब नहीं, यूसीसी का एजुकेशन से क्या लेना मैं देना? जवाब दे रहा हूं, ये अंबेडकर विरोधी जी को मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए एक सेकंड। पिछले 8 वर्ष में, क्योंकि बार बार सवाल आता है कि आपने हमें केवल टारगेट किया है, मैं एक आंकड़ा बहुत ध्यान से आपके सामने रखना चाहता हूं। 8 वर्ष पहले मुस्लिम बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% था, आज 32% है, मतलब कम से कम 40% कम हुआ है। आज 8 साल पहले एक भी घर में मुसलमान और चाहे गरीब हो, उनके घर में 13 करोड़ टॉयलेट बने तो 36% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आज जब बैंक अकाउंट खुले हैं तो 20% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आबादी के हिसाब से मुसलमान कितने देख लीजिए। आज जब उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर पहुंचे 9 करोड़ तो उसमें 30% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आज जब स्वच्छता योजना, नल से जल की योजना के तहत नल लगे घर पे तो उसमें 20-30% जो हिस्सेदारी है वो मुसलमानों को मिली है। तब ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। पर आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं एक सेकंड, इन्होंने कहा टारगेट किया जा रहा है, मैं एक सेकंड, अमीश जी 10 सेकंड और 10 सेकंड आज यूनिफॉर्म सिविल कोड दावा करके ना निकल जाइए। बता रहा हूं, आप देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हथियार है लिंग न्याय के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं को अधिकार मिले उसके लिए। आज महिलाओं को जब अधिकार देने की बात होती है, मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर एक मुस्लिम बेटी हो और एक हिंदू बेटी हो और दोनों को तलाक मिलता है तो दोनों के अधिकार समान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और ये अधिकार समान होंगे तो ये भड़क जाएंगे। मैं यूसीसी के बारे में एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और पूरे देश से। यूसीसी बहुत हाईली टेक्निकल एक मैटर है, ये पब्लिक डिबेट का नहीं, इंटेलेक्चुअल डिबेट का मैटर है, और इसलिए ये इंटेलेक्चुअली लेवल पे होनी चाहिए। मतलब पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। दूसरा एग्जैक्टली। अच्छा, एक ने अंबेडकर को त्याग दिया, एक ने जनता को त्याग दिया। वाह भाई वाह। पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है या कोई सीरियस एक्टिविटी है इस देश में एक कानून लाने की? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो दोनों पैनलिस्ट बीजेपी की तरफ से यहाँ मौजूद है, इन दोनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताते हुए जो टारगेट किया वो मुसलमानों की और इस्लामिक लॉ को टारगेट बोला जनता इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसके ऊपर मैं जनता की टारगेट किया। मैं जनता की राय लेना चाहता हूं। जनता जरूर साफ कुछ बोलना चाहता है। ठीक है, एक सेकंड, ये भी कुछ बोलना चाहता हूं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर धनोज कुमार। इंटेलेक्चुअल नहीं है? नहीं, कैसे नहीं इंटेलेक्चुअल है सर? मैं पीएचडी कर रखा हूँ, ठीक है, और पढ़ा लिखा हूँ, और सही बात नहीं कर सकते तो इंटेलेक्चुअल नहीं है क्या? यूनियन सिविल कोड जरूरी है। नहीं, मैं नहीं ऐसा कह रहा, मेरे को तो लगता है कि इस देश के कोटि लोग इंटेलेक्चुअल है। भारत एक ऐसी धरती है जहां पे इंटेलेक्ट ढूंढने के लिए दूरबीन नहीं ढूंढनी पड़ती, दूरबीन से नहीं ढूंढा जाता। यहाँ की जनता ही इंटेलेक्चुअल है। गोया आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अब मोमोक्रेसी में बदल जाए? आंखें मांगता तो मैं दे देता। सुनिए ना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आंखें मांगता तो मैं दे देता, आंखों के ख्वाब मांग बैठे। सवाल यहाँ मुस्लिम का नहीं है, सवाल यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हुए सब पढ़े लिखे हुए। हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, और एक कानून हर देश के लिए जरूरी है, तो भारत के लिए क्यों नहीं जरूरी है? कई देश हैं इसको अडॉप्ट किया है। जी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इससे भारत का जो डेवलपमेंट और ज्यादा होगा, क्योंकि न्याय का मतलब होता है, अधिकार का मतलब नहीं होता है। कानून का मतलब सिर्फ न्याय से होता है कि मेरे ऊपर अगर कोई झूठा आरोप लगाया तो अदालत मुझे न्याय एक तरफा दे रही है या दो तरफा दे रही है। जवाब डॉक्टर साहब, आपसे दो पॉइंट में कहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इससे न्याय मिलेगा, सवाल और क्या जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चलाने से, मॉब लिंचिंग करने से और एक पवित्र नारे का दुरुपयोग करने से न्याय मिलता है? कि दूसरी चीज, क्या हमारे देश में संविदा सीआरपीसी नहीं है? सीआरपीसी जो अगर कोई अपराधी अपराध करता है उसको सजा नहीं मिलती है। अदालतों को जो धुमिल करने का कार्य कर रहे हैं, अदालतों से बड़ी अदालतों को धूमिल किया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने एक बात बड़ी सही कही। इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड तो है, यूनिफॉर्म है। कभी कोई ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीम ये जाकर नहीं कहती कोर्ट में कि देखिए क्रिमिनल कोड क्या है, उसको शरिया के हिसाब से, अगर कोई तस्लीम या शादाब चोरी करता है तो इसके हाथ काट दो, और अगर कोई अमीश चोरी करता है तो उसको पीनल कोड से दो। वो बोलने के लिए कभी कोई कोर्ट नहीं जाता। सब सिविल लॉ में जहां पर महिला विरोधी है वहां पर कोर्ट चले जाते हैं। दूसरी बात,
बीजेपी चाहती है शरिया लॉ है। अब आज शहजाद ने एक सेकंड बात तो पूरी हो रही है, बात पूरी हो रही है। यूनिफॉर्म डिबेट कोड, अरे भाई साहब क्या बोल दिया, ऐसे कितने उत्तेजित हो गए। अब देखिए शरिया क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी। अब सुनिए, अब मेरी बात आ जाने दीजिए। अच्छा आप मतलब जल्दी कीजिए ना, शरिया लॉ चाहते हैं, शरिया से चले, आप शरिया लॉ चाहते हैं। आपने कहा बहनों की इज्जत लूटने वाले एक हफ्ते में फांसी पे लटक जाएंगे। शरिया लॉ नहीं चाहता कि कोई बेटियों की आप शरिया लॉ चाहते हैं। नहीं एक सेकंड शहजाद रुक जाइए, शहजाद 10 सेकंड रुक जाइए। बीजेपी शरिया लॉ चाहते हैं, आप शरिया लॉ क्यों चाहते हैं जरा बताइए। बीजेपी लाएगी, हम आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद पब्लिक के बीच से ये युवा संवाद जारी रहेगा। आप शरिया लॉ क्यों चाहते हैं? किसने कहा ये बात? आपने कहा ना, शहजाद ने कहा कि शरिया ले, ये क्यों नहीं चाहते, हम लाना चाहते हैं। आप लाइए, हम वेलकम करेंगे। मुझे इनकी बेड़ियों की जरूरत नहीं, आप तो तालिबान को भी थैंक यू कह रहे थे। अरे सुनिए ना अमीर जी कहा है इनको, मतलब हाँ ये तो आम्बेडकर को नहीं मानते। चलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा, तस्लीम रहमानी ने कहा क्यों मुसलमान को टारगेट करते हो, क्यों मुसलमान को। अरे लेटर ऑल इंडिया जैन लॉ बोर्ड ने लिखा, ऑल इंडिया पारसी लॉ बोर्ड ने लिखा, लेटर लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि कभी तो, अरे सर प्लीज बीच में 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड रुक जाइए, मेरी बात हो जाने दीजिए संवाद में। अरे ये क्या है, ये अतिक्रमण करते हैं, इसलिए बुलडोजर चलाना पड़ता है। ये अतिक्रमण के आदी है, ये घुसपैठ और अतिक्रमण के आदी है। ये इनके ऊपर बुलडोजर ही चलना है और संविधान का बुलडोजर चलेगा। देखिए मेरा प्रश्न रहमानी साहब से है, जो भी लॉ आता है देश में, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या पॉपुलेशन कंट्रोल हो या CANRC हो, वो लॉ पूरे देश के लिए होता है, ना कि किसी पंथ या संप्रदाय के लिए। तो हर चीज में हम हिंदू और मुसलमान को क्यों कष्ट होता है? बहुत अच्छा सवाल है, रहमानी साहब बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल है, जवाब दे देता हूं। ना इसमें एक सवाल और ऐड करिए। 370 आए तो आप कहते हैं कि वो एक वर्ग विशेष के लिए है, CA आए आप कहते हैं मुसलमानों की नागरिकता जा रही है। क्यों ऐसा? अच्छा ट्रिपल तलाक का कानून हो जाए, उसमें भी आप धर्म को बता देते हैं। 370 को मुसलमानों ने नहीं कहा, पूरे देश की सिविल सोसाइटी ने कहा था, मुसलमानों ने नहीं कहा, इसलिए डेविएट मत कीजिए। उन साहब का जो सवाल है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये एक देश भारत दीजिए, पूछे भारत पूछा उन्होंने, हाँ उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। जी सर, भारत डाइवर्सिटीज का देश है और ये एक नोन फैक्ट है सारी दुनिया में। हर किस्म की डाइवर्सिटीज है यहाँ, रिलीजियस भी है, रीजनल भी है, कल्चरल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, सब डाइवर्स है पूरे देश में। हम इस देश में एक भाषा को नेशनल भाषा बना नहीं सकते। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? नहीं बना, कौन बना कौन रहा है? बना सकते। ये आप अपने ही मतलब अपने ही इकोसिस्टम में रहकर आपको अगर नहीं बना सकते, अब देखिए अनफेयर हो रहा है ना। अब देखिए रहमानी साहब अनफेयर हो रहा है ना। सुबह को आने दीजिए 40 सेकंड के लिए। तो फिर यूसीसी अच्छा बोलने दीजिए। लेटर आल्सो मेक अ पॉइंट। वो कहते हैं बड़ा डाइवर्सिफाइड देश है, यहाँ पर एक भाषा नहीं बन सकती, तो कानून कैसे ले आएंगे आप लोग? जी अमीश, देखिए देश में किसी भी तरह की विविधता खत्म होने की बात नहीं हो रही और ना ही भारत की नेशनल एथॉज के हिसाब से हमारी डाइवर्सिटी कभी खत्म हो सकती है। बात ये हो रही है कि मजहब और राजनीति को अलग करना पड़ेगा। रिलीजन अमीश, रिलीजन और स्टेट लॉज अलग अलग चीजें होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, इसके ऊपर किसी भी स्टेट का कानून एक कॉमन होता है। यही सेक्युलरिज्म होता है जो आप बोल रहे थे। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। एक तरफ से तो 80-20 होता है, आपको याद होगा। अमीश मुझे लगता है कि अब देश का मुसलमान भी ये देख रहा है, ये जो डिबेट्स हो रही हैं और जिस तरह से लोग वर्गला रहे हैं, बार बार इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है मुसलमान समाज को भी, कि मुसलमान होने के आधार पर जब आप अपने लीडर्स को चुनते हैं, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने देश के साथ धोखा करते हैं। क्या देते हैं ये लोग आपको? क्या देते हैं ये लोग आपको सिवाय इस्लाम के नाम पर वर्गलाने की? बिल्कुल, एक सेकंड, एक सवाल आ रहा है आप ही के लिए, बोलिए। यहाँ मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं शहजाद पूनावाला जी से एक सवाल करना चाहूँगा। जी। जब एक देश में बात हो रही है कि एक विधान एक कानून की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गृह मंत्री टेनी, उनके बेटे के घर पे या उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, या शेखर साहब के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? जवाब दूंगा और मुझे जो बोलना दोनों जवाब देता हूँ। याकूब मेमन को आतंक की सजा मिली कि नहीं मिली? याकूब मेमन के घर पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलने का कारण अतिक्रमण अगर अवैध होगा, अगर याकूब ने किया होगा, अगर टेनी ने किया होगा, अगर ताहिर ने किया होगा, अगर शादाब ने, शहजाद ने किया होगा, सुबोई ने किया होगा, सबके घर पे चलेगा। जिसके घर पे नहीं किया है उसके घर पर भी चला दे। फिर तो ये पहले विरोध करने बैठ जाएंगे। हालांकि अरे आप बोलते हैं दंगाइयों के पक्ष में बोलना आपका देखिए सबको अतिक्रमण करना गलत है। इन्होंने सवाल
उन्होंने सवाल पूछा, लेट हिम कंप्लीट, अनफेयर हो रहा है। देखिए, आप लोग एक एक करके सुनना चाहते हैं ना, जो एक एक करके सुनना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। 90% पब्लिक, 95% पब्लिक नहीं, वो बोलेंगे इंटेलेक्चुअल नहीं है ये लोग। नहीं, इंटेलेक्चुअल अभी बताएंगे, इंटेलेक्चुअल कौन है। मैं सिर्फ इतना, पब्लिक को तो देखिए ऐसा है कि 20 सेकंड बुलडोजर से इतनी ही इनको नफरत है तो जहांगीरपुरी में तो खड़े हो गए, पर अलवर में जब 300 वर्षीय शिव मंदिर टूटा तब वहां पर एक भी बंदा जहांगीरपुरी डेलीगेशन से नहीं गया। इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी हमारे देश में बिल्कुल डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है, परंतु डाइवर्सिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन परमिटेड नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है कब लागू हुआ? आप सोच के बताइए। ये सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो श्री राम के जमाने में लागू हुआ। श्री राम ने एक ही बीवी रखी थी, उनकी बीवी मां सीता थी, उनके 2 बच्चे थे, भरत जी के 2 बच्चे थे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे थे। इन्होंने तो सबसे पहले लागू करके एक उदाहरण सेट किया है। आज तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा इनके लिए श्री राम का उदाहरण मजाक ये मजाक बना रहे हैं। आप ये कह रहे हो कौन कितने बच्चे, आप ये कह रहे हो कि श्री राम ने 2 बच्चे किए और हम तो हमारे 2 बच्चे, नहीं हम तो हमारे 2, देखिए ये दिक्कत है। नहीं क्या था वो? आज पांडवों द्रौपदी क्या कह रहे हैं? अब देखिए यही प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है, आपको शर्म आनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है, बीजेपी का प्रवक्ता यही प्रॉब्लम है। टिप्पणी करेगा, ये बर्दाश्त नहीं नहीं आपको बर्दाश्त नहीं है, आपको बर्दाश्त है, नहीं करने देंगे। अच्छा नहीं, छत्रियों पे सवाल उठाओ छत्रियों से। मैं खुद भी लोहाना से ही हूँ, आप ज्यादा, पर अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि आपका कन्वर्जन हो गया, आप इस्लाम से आए। इस्लाम में कन्वर्जन क्या है? ठीक है, इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं हूं ना क्षत्रिय, हाँ शादाब चौहान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, क्षत्रिय हूँ। मतलब मेरे को जानकारी वो तो शादाब बताएंगे, लेकिन आप बताइए ना इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं कि नहीं होते? मैं कहना चाहता हूँ ये क्षत्रिय बन गए यहाँ पर। अभी यहाँ ये बात हुई कि धर्म नहीं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग देख रहे हैं इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानता, होते नहीं होते, लोग व्यूअर सुन रहे हैं। मैं हर चीज का आलिम बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक जो बता रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कहा गया कि धर्म और राजनीति एक आप लोगों धर्म और राजनीति को अलग करें। जी, एक आप लोगों की जानकारी के एक बाइट सुनाना चाहता हूं मैं, हालांकि वो विषय नहीं था, लेकिन ये बाइट बड़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड के एक वरिष्ठ मंत्री की जो 30-70 कर रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये कर कौन रहा है। आज मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूं। मैं आपको झारखंड के एक मंत्री का बयान सुनाता हूं, इस बयान को सुनिए जरा और तय कीजिए कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस एजेंडे के तहत कर रहा है। इस देश में बहुत आवाजें उठती हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, लेकिन ये बाइट सुनने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। लेट्स प्ले दैट बाइट। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। यानी अगर हमारा 20 का बंद होगा तो आपका 70 का बंद होगा। ये किस संदर्भ में है, ये किस लिए किया जा रहा है? शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि झारखंड हो या पूरे देश में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और ऐसी जो तथाकथित वोट बैंक की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, वो बार बार ऐसे भड़काऊ भाईजान को संरक्षण देते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही उनका भड़काऊ भाईजान एजेंडा है। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे। ये बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेएमएम की तरफ से आता है ना ये बयान, कि कभी कहते हैं हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, हिंदू जो होता है वो टेररिस्ट होता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इसीलिए तो हमला हुआ, इसीलिए तो रुपेश पांडे को झारखंड में सरस्वती पूजा के लिए मारा गया। इसका खंडन नहीं करेंगे, ये इस प्रकार के बयान का खंडन नहीं करेंगे। बीएचपी की थी शोभा यात्रा, ये जो बाइट बोली, ये जो बाइट सुनाई मैंने झारखंड के मंत्री की, उस पर रिएक्शन जो मिनिस्टर ने बोला है, जो मिनिस्टर ने बोला है, तो एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि लगेगी आग तो सब आएंगे जद में। यहाँ थोड़ी मेरा मकान थोड़ी है, अगर महंगाई की मार पड़ रही है तो 20 पे भी पड़ेगी, महंगाई की मार रही है। और बिल्डोजर का ड्राइवर अगर बदल गया, सोचिए, अगर बिल्डोजर का ड्राइवर बदल गया तो आज इधर चल रहा है कल उधर चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कानून का राज रहने दीजिए, अदालतों को नष्ट मत करिए, न्यूटन्स लॉ है। मतलब बुलडोजर का ड्राइवर कौन है अभी? हम चाहे बातों बातों में आप बड़ा बोल गए। हम चाहे बुलडोजर का ड्राइवर कौन है? आज इधर चल रहा है कल उधर चलेगा। अदालतों
को बचाइए। आज ये कह रहे हैं कि अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई हिंदुओं की दुकानों पर होगी, कार्रवाई हिंदुओं के मंदिरों पर होगी। ये कहने का काम कर रहे हैं। ये काम हिंदुत्व के गुंडों पर होगी। हिंदुत्व के गुंडे कौन 70% नहीं 70.5% हिंदुत्व के गुंडे हो गए। हमारे भाई हैं। कोई कुछ सवाल पूछा जाता है, सबू 30 सेकंड में जवाब। जो उस मंत्री ने बोला तो शदाब ने बोला जी। कि ड्राइवर अमीश, बदल जाएगा बुलडोजर का। आपने जिन मंत्री की बाइट दिखाई, एक्चुअली वो समस्या की जड़ है। वो अलगाववाद की हम अलग हैं, हमें अलग कानून चाहिए, अलग न्यायपालिका चाहिए, अलग इकोनॉमी चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए, अलग नेता चाहिए। जब तक हम अपने आप को खुद ही अलग समझते रहेंगे, तब तक हम कैसे उम्मीद करते हैं कि पूरा देश हमें गले से लगाएगा। मुसलमान समाज को आगे आके खंडित एकदम कंडेम करना चाहिए इन नेताओं को कि ये नहीं है हमारे लीडर्स। हम उन 100%, हम 100 करोड़ भारतवासियों में जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, सबके बराबर है। समझाइए ना जाकर। आप पहले उस अलगाववाद को कंडेम करिए, बोलिए कि ये गलत है, खंडन करिए उनके बयान का कि हम अलगाववाद की बात कहां गए। आप अपने आप से खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। किसने कहा? अमीश मुसलमान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये खुद मुसलमान से डिस्क्रिमिनेशन करवाते हैं। सबको पता है कौन मुसलमान है, ये अपनी बात को रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आप भी क्लेम करिए मुसलमान है, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, लेकिन ये देश संवैधानिक नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। संवैधानिक अधिकार क्यों क्लेम करूंगा मैं संवैधानिक अधिकार बता रहा हूं। मैं हिंदू रिलीजन संवैधानिक अधिकार करूंगा। मैं हिंदू का हिंदू हो, आप क्लेम करिए, आप क्षत्रिय हैं। मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक अधिकार है। आप प्रभु राम की पूजा करते हैं, मैं पूजा नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं इबादत सिर्फ अल्लाह की करता हूं और श्री राम भी आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है, ये मेरा विश्वास है। देखिए पर श्री राम का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, परंतु मेरा सवाल इनसे सिर्फ इतना है। देखिए ये दिक्कत यही है कि हम 100% में अपने आप को मानते ही नहीं है। हम मानते हैं कि हमारी उम्मा अलग है, हम मानते हैं हमारा शरिया अलग है, हम मानते हैं हमारे लिए कानून अलग है, हम मानते हैं हमारे लिए व्यवस्था अलग है। ये अपने आप को अलग मानते हैं। अरे अलग मानना होता और मानते रहे तो उसके लिए 1947 में फैसला हो गया था। आज इस देश ने फैसला किया कि संविधान। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये क्षत्रिय मुसलमान है ना, इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये क्षत्रिय मुसलमान से पूछिए। पर मुसलमानों में क्षत्रिय होते नहीं है रहमानी साहब। वो कह रहे हैं क्षत्रिय मुसलमान। एक सेकंड, एक तो बता दीजिए। नहीं एक सेकंड, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय मुसलमान है, सेकुलर है, एकदम सब सेकुलर है, नहीं है बहुत सेकुलर है। हमने तो देखा कई मंदिरों में इफ्तार कराई जाती है। ये एक बार ये क्षत्रिय मुसलमान ये पहल कर दे कि मैं मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहा हूँ। ये क्षत्रिय मुसलमान है। बोल दीजिए आज, करिए आज, बोल दे कि मैं अपनी अगली मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा करा रहा हूँ। ये एक तरफा सेकुलरिज्म का गंगा बहती रहे। अरे हाँ करने वाले, आप क्या बात कर रहे हैं? आज हाँ करने वाले, आप अतिक्रमण, आज आइए अगर हनुमान चालीसा मस्जिद में हो जाए तो अतिक्रमण हो गया। श्री राम अहिंसा के विरोधी। अरे पर हिंसा के विरोधी। दूसरी बात, रहमानी साहब को समझ आ गया। मुसलमान है, सुन लो भाई, सुन लीजिए। मस्जिद में हनुमान चालीसा और मंदिर में नमाज दोनों नहीं। वो अपने मंदिर में इफ्तार तो होती है, पूजा करें। मंदिर में इफ्तार देखिए कि नहीं देखिए आपने? मंदिर में इफ्तार पार्टी होती है, मंदिर में इफ्तार कराई। ठीक है, अब जी मंदिरों में इफ्तार होती है, मंदिर जगह देते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, पर ये सेकुलरिज्म की गंगा एक तरफ से नहीं बह सकती। यही मेरा पॉइंट है कि सेकुलरिज्म की गंगा को एक तरफ से बहना अब बंद होना पड़ेगा। सेकुलरिज्म सबको फॉलो करना है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर हर चीज का विरोध कैसे हो सकता है? देखिए, मोदी का विरोध भी सेकुलरिज्म के नाम पर किया था आपने। हनुमान चालीसा का जवाब दे दूं, देखिए सिंबॉलिक होना हर चीज जरूरी नहीं है, रियलिज्म होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात, तालियां इस बात के लिए। सिंबॉलिज्म होना जरूरी नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल सही, जायज बात आपने बोली। और रियलिज्म क्या है? रियलिज्म की मिसाल में देता हूं। कोरोना में जब माँ बाप अपने औलादों की कोरोना की लाशें छोड़ रहे थे, तब हिंदू मुसलमान की तफरीक किए बगैर हमने हिंदुओं के संस्कार के मुताबिक उनके क्रियाक्रम करके दिए हैं। ये नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान है। ये रियलिज्म है और ये सेकुलरिज्म है और ये इस देश की आत्मा है। इसे ना बीजेपी खत्म कर सकती है ना कांग्रेस। तो एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब बच्चियों की शादी की उम्र 18 से 21 की गई और ये होना चाहिए और कई सारे देशों में है ताकि वो पढ़ सके, स्वाधीन हो सके, उसका विरोध किसने किया? बर्क ने किया, समाजवादी पार्टी के सांसद। पूछ लीजिए शादाब से, वो समर्थन करते विरोध करते। पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए उनसे। अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, सब में यूसीसी है, सब में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहां पे क्या समस्या होगी? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। इन तमाम देशों में है, क्या नुकसान हो रहा है?
देखिए, इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि आप हिंदू मुस्लिम पे चले गए। मैंने इसीलिए कहा था यूसीसी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ड्राफ्ट आने दीजिए ना। ड्राफ्ट आ जाने के बाद उसमें जो अच्छी चीजें, हमको यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन नॉट रिजेक्ट यूसीसी आउटराइटली। ठीक है, हम नाम लेते ही यूसीसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं हम ये कह रहे हैं क्या आता है उस पर यूसीसी को लेकर जिस तरीके पर अमेरिका में क्या तकलीफ हो गई? नहीं, अगर जिस प्रकार का यूसीसी लाना चाह रहे हैं, अगर किसी को प्रेम है यूसीसी को चला जाए अमेरिका, फ्रांस। हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है वो कायम रहेगी। अगर डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा तो वहां पर भी है, अगर डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसके खिलाफ है। ठीक है, ज्यादा तकनीकी चीजों में जाए बिना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इंटेलेक्चुअली साउंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी इंटेलेक्चुअल्स की बात हो रही है यहाँ पर। जी अमीश, मैं चाहती हूँ कि बहुत सिंपल, एक इवन 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। शरिया के हिसाब से 12 साल से 14 साल तक की बच्ची के साथ निकाह कर सकते हैं। शरिया के नाम पे, मिस्यार मैरिज के नाम पे 80 साल का बूढ़ा 12-12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है मिस्यार मैरिज के नाम पर। क्या ये वजह काफी नहीं है आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए? इतना कारण काफी नहीं है? आप मुसलमान समाज का अगर रिप्रेजेंटेशन करते हो, छोटी छोटी बच्चियां हमारी कौम की, हम सक्षम है अमीश, हम पढ़े लिखे हैं, हमें नेशनल मीडिया में प्लेटफॉर्म मिलता है, उन बच्चियों की आवाज हम यहाँ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जवाब सुनेंगी? जी जवाब सुन लीजिए। बताइए। हम यूसीसी की जब बहस करते हैं तो क्या वो, मैंने शुरू में भी ये बात कही, क्या यूसीसी हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं? सर आपके लिए सवाल है, अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है, शायद इसीलिए आपको उससे दिक्कत है। पता ही नहीं है। सवाल पूछा जिससे वो जवाब देगा। उसका क्या ड्राफ्ट है बेटा, ये तो पूछिए इन लोगों से। क्या सवाल है आपका? चाहे वो पहले आप इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है? बिल्कुल। चाहे वो हिंदू माइनॉरिटीज हो, चाहे वो मुसलमान माइनॉरिटीज हो, क्या आपको नहीं लगता कि यूसीसी उनको एम्पावर करेगा? बेटा यूसीसी के बारे में बहस हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ हो कि ये होगा यूसीसी। अभी यूसीसी केवल एक शब्द है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक शब्द है मात्र। ये ताजमहल में तेजो महल एक जनाब ढूंढने के लिए निकल गए हैं। जी जी, एक बाबा जी। अमीश प्लीज मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए। मैं मानती हूँ कि हाँ कुछ जगह हमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे भाई मुसलमान होने के नाते क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा देश इतने सालों से कह रहा था कि 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस कर दिए इस्लाम के नाम पर, क्या ये इस्लाम है? क्या मुसलमान को आगे आके नहीं कहना चाहिए था कि हाँ ये गलत है? श्री राम मंदिर की लड़ाई 500 साल के बाद मंदिर कोर्ट से जीत के बनवाना पड़ा। क्या हमें मुसलमानों को आगे आके थालियां सजा के राम मंदिर सजाने आगे नहीं जाना चाहिए था? 3 मंदिर अमीश प्लीज, सिर्फ 3 मंदिर, बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देती हूं आज नेशनल इस मंच पे, न्यूज 18 के मंच पे, कि अयोध्या, मथुरा, काशी 3 मंदिर पूरे सम्मान, सुरक्षा और पूरे मोहब्बत के साथ जिस दिन मुसलमान जाके सजाएगा बिना कोर्ट से लड़े, उस दिन ये लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप मेरी इस बात को याद रखिएगा। जी जी जी, आपका सवाल। जी जी, दोनों से पूछना चाहता हूँ, मैडम से भी सवाल और मेरा शहजाद पुणे वाले से भी सवाल है। मेरा नाम भी शहजाद खान है। जी जी खान साहब, ये हिंदू मुस्लिम सबसे पहले लाने वाले कौन, ये आप बताएंगे शहजाद भाई? बीजेपी 89 में 2 सीट पर थी और आज कहां पर है? ये हिंदू मुस्लिम के बगैर कैसे आ गई? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरी बात, जब यूसीसी की बात हो रही है आज, जब अभी मोदी जी पहले एक नारा लेकर आए थे, सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हो पाया? हम कैसे विश्वास करें कि यूसीसी भी उसी पॉइंट पर चलेगा? किस पॉइंट पर? किस पॉइंट? जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जैसा आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर हो रहा है। लोग छोटी आपको लगता है हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद हो रहा है? 14 से पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ऐसे हो गया जैसे पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं, अभी नया हिंदू पैदा हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? 1947 में भी हुआ, लेकिन वो बंटवारे के तौर पर हुआ। 2000 ये मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो क्या हुए थे? ये गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, वो क्या थी? ट्रेन जलाई गई थी। आज उसकी तहकीकात। ठीक है, जवाब। अच्छा सवाल है, शहजादपुर वाले से सवाल है, अच्छा सवाल है, जवाब। हाँ ठीक है। बोले विश्वास नहीं है आपकी मंशा पे। हाँ एग्जैक्टली हो गया, वही सवाल कैसे लागू करेंगे ईमानदारी से? सभी धर्मों को कैसे लागू करेंगे? ईमानदारी से कैसे लागू करेंगे? और आपकी ईमानदारी पे ही सवाल। हाँ 3 सवाल उन्होंने पूछे। पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ईमानदारी से बताना, जलगांव आपके हम नाम है? हम नाम होने से सोच सेम हो ये जरूरी नहीं है ना, सोच ही का तो अंतर है।
सोच और तालीम की तो बात है। बस सुन लीजिए अब मेरी बात। उनके साथ बात है। अरे भाई ये आप पहले हनुमान चालीसा का बंदोबस्त कराइए मस्जिद में, फिर बात कीजिए। ये काम आप करते दूसरा हो, आप ऑर्गेनाइज करें। हाँ अमीश जी, हम सम्मान करते हैं। हाँ मतलब दूसरे इफ्तार करवा दे मंदिर में तो वो अतिक्रमण नहीं है, पर ये अतिक्रमण है। करते हैं ना करने देते हैं। अरे अमीश जी मैं जवाब दे दूं क्या? इनका इकोसिस्टम सब जाग जाता है क्या? एक जवाब कोई देने उठता है तो सुन लीजिए। मुझे एक बात बताइए कि जलगांव का दंगा, दिल्ली का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर जो दंगा हुआ, अहमदाबाद के नहीं हाशिमपुरा का भी दंगा। अरे ये बीच में क्यों बोलते हैं? भागलपुर, मुंबई का दंगा, ये सारे गलत है। आप उनको बोलने दीजिए फिर आप। हाशिमपुरा जो हुआ, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद मुंबई का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा, ये किसके समय पर हुआ? किसकी सरकारें थी जरा बताना शहजाद भाई। और दूसरी बात मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान की बात करें ना, जब गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तब वो चमत्कार, और अगर हम लाए तो हम गुनेगार। ये कैसे बात हो गई? तीसरी बात नहीं, इन्होंने कहा, पूरा जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने कहा 89 में 2 सीट थी, अब जो है हम पूर्ण बहुमत से आ गए। तो आपका ये कहना है कि इस देश के ज्यादातर लोगों ने जो वोट किया है, जिसमें बहुत सारे हिंदू भी है मुसलमान भी है, उन्होंने इसलिए वोट किया क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना थी और ये मुस्लिम विरोधी एक पार्टी है, इसलिए वोट किया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज सांप्रदायिक है, ये आपका आरोप है। और तीसरी बात, नहीं उनका मतलब तो लास्ट बात, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? आप जाकर किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिएगा, जो 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है ना 80 करोड़ लोगों को, ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद है कि मोहित है। जो शौचालय बने हैं ना, ये नहीं देखा जा रहा है शिल्पा है सुल्ताना है। दिक्कत आपकी यही है कि जो 2014 से पहले 10,000 लोग मारे गए थे दंगों में, उसके बारे में एक जिक्र नहीं दे पाएंगे आप रहमानी साहब। नहीं 90% मुसलमानों के घर शौचालय थे ना 90%। ना अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एजुकेशन 90% मुसलमानों के घर पे बैंक अकाउंट भी था, 90% मुसलमानों के घर पे, तो फिर कैसे ये मजलूम कैसे थे? ये मजलूम कैसे थे? अगर इनके घर में उज्ज्वला था, इनके घर में शौचालय थे, इनके घर बने हुए थे, इनके घर में राशन था, इनके घर में नौकरी थी, तो ये क्यों कहते हैं कि 70 वर्ष हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी हुई है, हम तो नाइंसाफी के भुक्तभोगी हैं? क्यों कह रहे थे ये मजलूम क्यों कह रहे हैं? अभी तो इनको कहना चाहिए कि नहीं भारत। शहजाद होल्ड ऑन, तस्लीम रहमानी। गोवा पर बात कर लूं पहले। ये बहुत देर हो गई गोवा आते हुए। 1962 में गोवा भारत के अधीन आया, उस वक्त ये यूसीसी ऑलरेडी उसके साथ शरीक था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब गोवा को अडॉप्ट किया तो उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद था एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया। मेरा एतराज ये उस पर रहा, आज भी है। जी आप बोलिए, सवाल क्या है आपका? सर मेरा सवाल जो सुबीर खान जी से और शहजाद पूनावाला से, पहले मैं करता हूं सवाल सुबीर खान जी से। बार बार ये कह रहे हैं कि 12 साल की लड़की के साथ हैदराबाद का, ये मुझे बता दीजिए हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है जब इस तरीके का माहौल 12 साल की लड़की के साथ दुबई का 80 साल का आकर शादी करता, तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही है? और हाँ जी, और शहजाद पूनावाला साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बार बार ये कहते हैं कि मंदिर के अंदर रोजा इफ्तियार कराया गया और मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा नहीं कराया गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक फोटो चल रही थी, आपने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया, तो हनुमान चालीसा को आपको रोका नहीं है? आप आइए, इबादत का घर है, आप आइए, मुसलमान आपका इसमें मैं खैर मकदम करता, मगर इस तरीके का देश के अंदर जो आपने माहौल बना रहे हिंदू मुस्लिम, ये सही माहौल कैसा है? माहौल है सर, देखिए इस तरीके का माहौल देश के अंदर नफरत फैलाने वाला, मुझे इस पे जवाब देना है। नफरत वाले माहौल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस पे जवाब देना है। देखिए ऐसा है कि ये बात ओवैसी ने भी कही थी कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा चढ़ाया गया, इसीलिए हम लोगों ने पत्थर फेंका, इसीलिए शांतिपूर्वक एक यात्रा जारी थी, उस पर ट्वीट भी किया था, वो फेक ट्वीट निकला। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये टीवी डिबेट में आकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा, बैरिस्टर साहब है ओवैसी साहब, आपको पसंद भी होंगे, वो उन्होंने जब बात कही थी, एक भी कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में जाकर फाइल क्यों नहीं की इस विषय पे कि अगर ऐसा हुआ तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए, किसी ने कोई भगवा झंडा चढ़ा दिया, ये आपको पहले से पता था, इसीलिए आपकी छत पर तमंचे, तलवार, पत्थर के बक्से ये सारे तैयार थे क्या? नहीं, ये इसीलिए पत्थर चल रहे उसी समय पर। नहीं, आप अगर ये जायज ठहरा रहे हो कि शांतिपूर्वक हिंदू यात्रा पर हमला इसलिए किया गया, नहीं एक सेकंड, ये एक्शन रिएक्शन वाली थियरी अब इन्होंने भी दी थी। कुछ देर पहले शादाब ने भी कहा था कि न्यूटन्स लॉ चलता है। अरे शादाब, ये न्यूटन्स लॉ अगर चलवाना है तो फिर गोधरा के बाद ही गुजरात दंगे हुए थे, ये न्यूटन्स लॉ वहां पर भी चल रहा है क्या? ये न्यूटन्स लॉ मत दीजिए, ये एक्शन रिएक्शन के नाम पर हिंसा को जायज मत ठहराइए। बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का। सुबुई, उस बात का जवाब जिसमें आप बार बार बच्चों की बात कर रही हैं और शेख की बात कर रही हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट था। जी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि अगर ऐसा अपराध हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है।
मैं आपको एक बात बोलना राज्य और चाहती हूँ केंद्र भाई। दोनों, इट इज जी, अ जी। वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहती हूं कि इसका जवाब सब लोग सुने। जब कोई अपराध सामाजिक कुरीति की शक्ल में मजहब के नाम पर होता है ना अमीश, तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं होती, सरकार जी, और जी, जी। समाज दोनों की होती है। जी शादाब, आप एक कारण बताइए जिसके लिए आप कहते हैं कि एक विधान गलत है, एक कारण इसका। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई है, जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा फाइनल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्कशन हुआ अगर यूनिफॉर्म लाया जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि दलितों का आरक्षण छीन के हिंदू राष्ट्र बनाकर ये गलत बोल रहे हैं गलत आप। तरीके का कानून, ये गलत बोल रहे हैं आप। कब्जा करने नहीं, का I have to कानून बनाया stop you, जाएगा। नहीं, ये शादाब, झूठ मत बोलिए। राजनीति करने के लिए आप इतना स्टूप कर जाओगे, लोग सच बोलेंगे, इतना लो राजनीति चले के लिए जाओगे। क्या शादाब, बोल रहे हो आप? वो छोटी छोटी आप बच्चियां बहन का सवाल आपके कर घर रहे में, हैं। आपके बेटियों की खानदान फिक्र में भी होती तो बहनें आप ये होंगी। बात नहीं शादाब, करती। छोटी आप छोटी महिलाओं की बच्चियों सबसे बड़ी के दुश्मन आप सम्मान हैं। के ऊपर राजनीति आप आपके महिलाओं लिए की एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, चाहिए। इसका आप जवाब- महिलाओं की बात एक नहीं सेकंड, कर रहे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मैं सेकंड, इसका एक जवाब सेकंड। नहीं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ आज क्षत्रिय मुसलमान शादाब से, मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये कह रहे यूसीसी आएगा तो आरक्षण छिन जाएगा, ये मतलब आरक्षण के बहुत बड़े पक्षधर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल से आरक्षण शुरू करा दो शादाब, करा दो शुरू। शादाब चौहान, कल से शुरू करा देना बोलो। नहीं, ठीक है, आप अलीगढ़ तस्लीम मुस्लिम रमानी, यूनिवर्सिटी जो देखिए, केरल let's के be पैसे से logical, चलती है, let's be वहाँ पर logical आरक्षण on our नहीं है। point। तस्लीम रमानी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि यूसीसी जरूरी है तो आप में विश्वास कैसे आएगा कि यूसीसी ये सरकार ठीक ही लाएगी? देखिए, यूसीसी पे पिछले 75 साल से मुख्तलिफ सरकारों ने सिर्फ राजनीति करके डिबेट की है, डिस्क्रिमिनेटिव डिबेट। यूसीसी पे कोई सीरियस स्टेप बीजेपी, कांग्रेस, किसी सरकार ने आज तक नहीं लिया, और ये करके यूसीसी पर का इनका मजाक ट्रैक उड़ाया है। रिकॉर्ड 370 हटाने वाला है। नहीं, वो आप इनका मैं ट्रैक UCC रिकॉर्ड की ऐसा बात है कि कर रहा कर हूं। देते हैं। आई डोंट वांट टू डेविएट। यही इसी तरीके से डेविएट किया गया है अच्छा, हमेशा आएगा तो आप यूसीसी support पर भी इसी पे करेंगे? नहीं, आएगा मुझे तो नहीं आप पता, let him answer. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब ड्राफ्ट आएगा तब पूरा सोचेंगे। देश ठीक भी है, डिबेट ठीक है, करेगा, फेयर आप भी एनफ, फेयर करेंगे। एनफ। शहजाद, अब जिम्मेदारी आप पर है। देखिए, सरकार का काम होता है समन्वय बनाना। अगर तस्लीम रहमानी नाखुश है या उनको शक है और शादाब चौहान साहब को तो लगता है कि कुछ बहुत गलत हो जाएगा, सुबह ही आपके पक्ष में है, यहाँ पर कुछ लोग आपके पक्ष में है, कुछ विरोध में हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सबका विश्वास कैसे लेके चलेंगे? देखिए, आज जब हम बात करते हैं यूसीसी की, तो कोई ये नहीं कह रहा कि कल से यूसीसी लागू हो रहा है। ये तो चर्चा ये है कि जो संवैधानिक सिद्धांत बना हुआ है, क्या इसको अब लागू करने में और विलंब होना चाहिए? तो सिद्धांत का आज समर्थन करने के लिए भी कहां तैयार है? ड्राफ्ट तो देखा नहीं है, ये वही हो गया ना स्वरा भास्कर की तरह। एनआरसी का ड्राफ्ट देखा नहीं, इनको कुछ पता नहीं, पर विरोध करने के लिए पहले से तो इनका स्वरा मतलब भास्कर विरोध कौन है? प्री प्लान है, तो BJP चाहे ने ड्राफ्ट किया। कुछ भी NRC हो। का विरोध नहीं, स्वरा BJP ने भास्कर किया। इन्हीं की मंडली की सुप्रीम है, कोर्ट की कौन बड़ी है? ट्रिब्यूनल वो एक ने ऐसी NRC शख्सियत को है रिजेक्ट जो कर दिया। बिना ड्राफ्ट देखे ही आज क्या बदल बात जाते हैं। करेंगे कौन है NRC पे? स्वरा भास्कर? आपने- इसकी जानकारी आपने मेरे पास विरोध तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, आप तमाम ऑडियंस ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। फिलहाल इस बड़ी चर्चा में इतना ही, इसीलिए मैंने बोला था आज का ये युवा संवाद है, और इस संवाद से अमृत जरूर निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद।